हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग मिस्टर ज़ॉम्बी के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के इस एपिसोड की कहानी को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सभी लोग आइलैंड की तरफ जा रहे थे उसके ऊपर कब्जा करने के लिए, ताकि उन्हें पॉइंट मिल सके। अब इसी बीच हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी की तीनों शिप्स आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहीं पे गैंग और हेड उनकी शिप को आगे जाता हुआ देख रहे थे। वहीं पे ये दोनों बहनें भी ज़ॉम्बी की शिप को आगे जाता हुआ देखती हैं। तो स्नो आगे से चिल्ला के कहती है कि वो हमारे पॉइंट्स को चुराने वाले हैं, जल्दी से फुल स्पीड में उनके पीछे का भागो। गैंग भी हेड से कहता है कि हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए, लेकिन हेड उसे मना कर देता है। वहीं पे इन तीनों को पता चलता है कि उनकी स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस तरफ भागने लगती हैं। अब इसके बाद हम लोग इस आइलैंड के मेन पॉइंट को देखते हैं, जहाँ पे बैटरी भागते हुए आता है और वो फिर को बताता है कि इंसानी लोग हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। अब इसके बाद फिर खुद बाहर जाता है चेक करने के लिए क्या सच में बैटरी ने जो बोला वो सच है। अब इसके बाद वो दूरबीन से देखता है तो वो दोनों से फुल स्पीड से उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। यहीं पे हेड और गैंग दोनों फुल स्पीड से गाड़ी भगा रहे थे। वहीं पे ये दोनों भी फुल स्पीड से गाड़ी भगा रही थी कि कोई भी पीछे ना छूटने पाए। वहीं पे जिमी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे ये मजाक चल रहा है, मैंने ये आइलैंड इसलिए चूज किया था क्योंकि ये सेफेस्ट जगह थी। ना ही कंट्री ए और ना ही कंट्री बी को इस बारे में पता था, और ना ही ये एरिया उनके इलाके के बीच में आता है। तो फिर वो सभी लोग यहाँ पे क्या लेने के लिए आ रहे हैं, या फिर उन्हें इस बारे में सबसे पहले पता चल चुका है कि हम ही लोगों ने यहाँ पे अपने डेरा बसा रखा है। अब इसके बाद हमें कुछ पहले महीने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कंट्री ए के प्रेसिडेंट और कंट्री बी के प्राइम मिनिस्टर आपस में बात कर रहे थे कि मीटिंग कैसे होगी, हमें एक्सचेंज मीटिंग कैसे शुरू करनी चाहिए, हम लोग इस बार क्या दाव पे लगाएंगे ताकि हमारे लोग और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो सके। वहीं पे प्रेसिडेंट ने इस बार साफ मना कर दिया था कि वो अपनी कंट्री के अंदर कुछ भी दाव पे नहीं लगाएंगे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी पीछे नहीं हटते हैं और वो भी अपने इलाके की कोई भी चीज दाव में नहीं लगाते हैं। इसीलिए ये दोनों ही अपने इलाके की बाहर उसी आइलैंड को चूज कर लेते हैं जिसके ऊपर जिमी ने अपना बेस बनाया हुआ था, और वो लोग शर्त लगाते हैं कि जिसकी भी टीम जीतेगी ये आइलैंड उसका हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों चीयर्स करते हैं और चाय पीने लगते हैं, और इसी से इन्हें पता चला प्रोफेसर जिमी की लैब का। अब इसके बाद जिमी उस एशियन पर्सन से पूछता है तुम्हारा काम खत्म हुआ? तो ये बेचारा आगे से कोडिंग कर रहा था और इसके जो बचे बाल थे वो भी नीचे गिर गए थे, लेकिन अभी तक कोडिंग का काम खत्म नहीं हुआ था। अभी भी एक हाथ बचा हुआ था, उसकी कोडिंग करनी बाकी थी। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर आगे से बताता है कि हमें जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। सभी फ्लीट्स एक जगह पे इकट्ठा हो चुके हैं। अब यहाँ पे महासंग्राम होने वाला है। सभी जनरल्स और कौंसल यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। लेकिन जब वो नीचे झांक के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि कंट्री ए का सबसे पहला फ्लीट यानी ज़ॉम्बी वाला फ्लीट वो गायब हो चुका है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी की शिप्स को देखते हैं तो इन लोगों की हालत खराब हो रखी थी, क्योंकि ये लोग रास्ता भटक चुके थे और नॉर्थ या फिर साउथ पोल के अंदर आ चुके थे। वॉयलेट आगे से पूछती है साला तुम हमें कहाँ पे ले आए हो? वहीं पे लैंड की पायलट के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे कहाँ पे ले आए हो भाई? वहीं पे डुआन आगे से कहती है कि हमें नहीं पता है कि हम लोग कहाँ हैं, शायद से नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल के ऊपर हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इन ज़ॉम्बीज को शिप को ड्राइव करने मत दो। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और ये भी कांप रहा था। अब इसी बीच इन लोगों की शिप एक ग्लेशियर से टकरा जाती है, जिससे पूरी शिप हिलने लगती है। वहीं पे लैंड की आगे से कहती है कि मुझे तो पेंगुइन्स भी दिखाई देने लगी हैं। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी से कहती है कि कुछ तो करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग तो साइड में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे नॉर्थ पोल के आसपास, और यहीं पे ये लोग साउथ पोल के आस आके भटक चुके थे। वायलेट और लैंड की दोनों ज़ॉम्बी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि कुछ तो करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, तुम्हारे कैप्टन होने का क्या ही फायदा है। वहीं पे वायलेट जल्दी से आगे बढ़ती है और सैटेलाइट मैप का इस्तेमाल करती है तो वो चलता नहीं है, कंपास का इस्तेमाल करती है तो वो भी नहीं चलता है। इसीलिए वो आगे से और भी ज्यादा गुर्राने लगती है। ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है कि हम लोग कंपटीशन के बारे में भूल क्यों नहीं जाते हैं। अब इसी बीच हम लोग कंपटीशन को देखते हैं, जहाँ पे दे दगादग इधर उधर फायरिंग हो रही थी। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि यही मजा है दूसरे लोगों की लड़ाई में झांकने का और मजा लेने का। वहीं पे हम लोग जिंग हुआ को देखते हैं, जो कि अभी भी सॉसेज के साथ फाइट कर रही थी, और उसी टाइम पे सॉसेज उसके सामने उड़ते हुए आ जाता है और उसे सॉसेज की तोप दिख जाती है, जिसको देख के जिंग हुआ आगे से चिल्लाने लगती है। वहीं पे जिमी की सांसें धीरे धीरे करके अटकने लगी थी, क्योंकि शिप्स काफी तेजी के साथ उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहीं पे हम इन चारों को देखते हैं, जो कि आगे से 40 पॉइंट चिल्लाते हुए अपनी शिप को और भी ज्यादा जोरों शोरों से भगाने लगते हैं। वहीं पे जिमी का इसे बीपी हाई होने लगता है, जिसके बाद वो एशियन पर्सन से कहता है कि वहाँ पे प्रोग्रामिंग करना बंद करो, हमारी मदद करो इसे बाहर निकालने में। इस पे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि हमने ज़ॉम्बी के कई सारे नकली बॉडीज बनाई है ना, जल्दी से नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करो, और मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग तुम्हारे लिए टफ होगी, उसकी मदद से कुछ तो निकालो। वहीं पे हम लोग डबल बैटरी को देखते हैं, जो कि कचड़े से नैनो मटेरियल्स को बाहर निकाल लेता है। जिमी उन मटेरियल्स को लेता है और उन्हें लेके ज़ॉम्बी की उन आर्मीज के पास पहुंच जाते हैं, जिनके ऊपर अभी भी रिसर्च होना बाकी थी। वहीं पे जिमी आगे से कहता है कि तुमने मुझे कम समझा है, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। अब इसके बाद हम लोग लिंग और क्वीन को देखते हैं और इन्हें भी दिखाई देता है कि वो लोग फाइट कर रहे हैं। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग डायरेक्ट थर्ड फ्लीट यानी कि बटरफ्लाई की टीम के ऊपर गोली
सुई दाग देते हैं। तो फिर उनका लंबा चौड़ा वाला आदमी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और पानी के अंदर से एक बड़ी सी चट्टान निकाल के उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। वहीं पे उनका लीडर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो असली गोलाबारी है। ये साले कंट्री ए के कमीने यहाँ पे सच में लड़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हम भी लोग यहाँ पे असली सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। इधर लिंग आगे से बताता है क्वीन उनकी साइड पे तो एक एक्सपर्ट है, अब हम लोग क्या करेंगे। वहीं पे हम लोग उस बड़े चोखे बंदे को देखते हैं जो कि जनरल से कहता है कि साइड में हटो, हमें बोर्ड यहाँ से दूर ले जानी पड़ेगी। तो जनरल आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे हाईएस्ट कमांडर हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। लेकिन वो बंदा जो जनरल को पकड़ के उठा लेता है और उसका सर दबाता है, जिससे उसका सर घूमने लगता है और अब वो ऑर्डर देने की हालात में बिल्कुल भी नहीं था। वहीं पे लिंग अपनी क्वीन को बताता है कि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा हाई मटेरियल की चीजें हैं, हम लोग यहाँ पे कंट्री ए के हैं, चूजे बन के आए हुए हैं, हम लोग उन्हें ये पता लगाने नहीं दे सकते हैं कि हम लोग बाहरी तरफ से आए हैं। लेकिन क्वीन और बटरफ्लाई दोनों एक साथ कहती हैं कि मैं उन्हें धून में मिलाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो दोनों शिप से पूरी तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर आगे से हंसते हुए कहता है कि अब यहाँ पे बड़ी लड़ाई होने वाली है, दोनों पार्टीज हारने से मना कर दी है, अब यहाँ पे चोखा युद्ध होने वाला है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि मस्त क्रेसेल के पीछे बैठ के फिशिंग कर रहा था। अब इधर हम लोग देखते हैं कि लिंग और बटरफ्लाई की शिप दोनों तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। लिंग को ऐसा लगता है कि दोनों शिप्स आपस में टकराने वाली हैं, लेकिन उसी टाइम पे क्वीन और उनका चोखा बंदा बाहर निकलता है और क्वीन उसके ऊपर एक शानदार किक मारती है, लेकिन वो बंदा उसे डॉज करता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट उनकी शिप के ऊपर लैंड होता है, जिससे उनकी शिप पानी के अंदर डूबने लगती है और पीछे से उठने लगती है। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर इस बात की बड़ा चढ़ा के मसालेदार चीज बना के आगे से न्यूज देने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे ब्लड क्वीन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शिप को कंट्रोल कर लेती हैं और उसे डूबने से बचा लेती हैं। इसके बाद वो पानी का बवंडर बना के दोनों शिप्स को आपस में खींचने लगती हैं। उसी टाइम पे इनका चोखा बंदा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो पानी के अंदर से दोबारा चट्टाने बाहर निकालता है और अपने दोनों हाथों को आपस में मिला देता है, जिससे दोनों चट्टाने तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं और क्वीन को अंदर ही पकड़ लेती हैं। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर आगे से कहता है कि यह सच में किसी ऐसे की ताकत है जिसको अभी तक जनरल की रैंक नहीं मिली है। वहीं पे सभी लोग भी उस बंदे की ताकत को देख के हैरान हो चुके थे। जिसके बाद न्यूज रिपोर्टर एक किताब बाहर निकालता है और बताता है कि उस बंदे का नाम टाइसैन नाम है, जो कि कंट्री बी की तरफ से, लेकिन कंट्री ए की लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं पे हम लोग देखते हैं चिंकी मिंकी और हेड के बीच में अभी भी रेस लगी हो रही थी। वहीं पे चीफ हेड को बताते हैं कि हमें गड़बड़ के बारे में पता चला है कि आइलैंड के ऊपर कुछ तो है जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वे चीफ दूरबीन लगा के सामने की तरफ देखते हैं तो फिर उन्हें दिखाई देता है कई सारे ज़ॉम्बी जो कि बहुत बड़े थे, वो लगातार उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे जिमी से हमें पता चलता है कि ये सभी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली एक मछली पकड़ लेता है। वहीं पे गैंग हेड से पूछता है कि ये भी चीजें एक्सचेंज मीटिंग के अंदर आती हैं सर जी, लेकिन हेड उसे कहते हैं कि गाड़ी मोड़ लो, तुरंत यहाँ से भागो। वहीं पे हम लोग उन दोनों बहनों को देखते हैं जो कि आगे से कहती हैं कि वो लोग तो पीछे मुड़ रहे हैं। उसी टाइम पे हम लोग उस मस्कुलर ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी चट्टान उठाता है और सीधा उन दोनों बहनों की शिप की तरफ फेंक देता है। वो चट्टान सीधा उनकी शिप से टकराती है, जिसके बाद वहाँ पे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो दोनों ही उसके अंदर निपट जाती हैं। मरती नहीं है, बस निपट जाती हैं। वहीं पे गैंग आगे से कहता है डिपार्टमेंट हेड उनकी शिप तो उड़ गई, हम लोग क्या करें। ऐसा लगता है कि ये एक्सचेंज मीटिंग इस बार कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे सच में सीरियस चीजें होने लगी हैं। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर भी इस चीज को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि ये परफॉर्मेंस के अंदर नहीं था। वहीं पे जिमी आगे से कहता है कि उन सभी को मार दो। अब इसके बाद हम लोग कंट्री बी के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास कॉल लगा के कहता है भड़वे तूने हमारे साथ ये क्या किया। जिस पर प्रेसिडेंट आगे से कहते हैं गधे हो गया, मैंने कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की है और ऊपर से तुम्हें तो उस जगह को चूज किया था, अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहीं पे हेड आगे से कहते हैं कि काउंटर अटैक की तैयारी करो। वो दोनों कंट्रीज कभी भी एक दूसरे के मिलिट्री गियर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, असली एनिमी तो आइलैंड के ऊपर है। वहीं पे हम इन दोनों को देखते हैं जिन्होंने काफी ज्यादा स्वीपिंग कर ली थी और इन्होंने काफी सारी मछलियां भी पकड़ ली थी। वहीं पे ज़ॉम्बी उसे पूछता है कि वायलट और लैंड की कहाँ पे गए, जिसपे पायलट आगे से बताता है कि मुझे नहीं पता। अब इसी बीच हम लोग बीच ओशियन के बीच में देखते हैं तो उन दोनों ने एक शिप ली थी और वहाँ से बाहर निकल ली थी। वहीं पे वायलट आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ज़ॉम्बी साला, मैंने 4 साल तक मेहनत की ताकि इस कंपटीशन के दौरान जलवा दिखा सकूं, यहाँ तक कि मैंने उसके हाथों से कटवा भी लिया ताकि मैं खुद को ताकतवर बना सकूं। अब मेरे पास ताकत है, प्लान है और मैं उन दोनों बहनों को वहाँ पे जाके कस के पटकना चाहती हूँ, लेकिन वो साला हमें अलग ही जगह पे ले चुका और हम लोग खो चुके हैं। वहीं पे पायलट आगे से कहता है कि दीदी हमारे पास फ्यूल नहीं है वहाँ तक जाने का, लेकिन वायलट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी, अगर तुम्हें पैडल भी मारना पड़े तो भी तुम मुझे मार के कंपटीशन तक लेके जाओगे। अब इसके बाद पायलट क्या करता है, डर की मारे वो वहाँ पे जाता है, ड्रम बजाने लगता है। वहीं पे उसके जितने भी बाकी साथी ज़ॉम्बीज थे वो सभी पैडल मारते हुए शिप को आगे बढ़ाने लगते हैं। इधर हम लोग एशियन पर्सन को देखते हैं जिसने सक्सेसफुली कोडिंग पूरी कर ली थी। डबल बैटरी उससे कहता है कि तुम उस चीज को यहाँ पे जिंदा मत छोड़ना, नहीं तो हमारा लोगों का वजूद मिट जाएगा। इस पे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि इतना फुद्दू थोड़ी हूँ, मैंने पहले ही उसे ओशियन के बीच में छोड़ दिया है
वो यहाँ से कहीं दूर जाके गिरेगा। अब इसके बाद हम लोग एक दूर कहीं इलाके की सिटी को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग गुई और साओ को देखते हैं जो कि आराम से बीच के ऊपर बैठ के चिल कर रहे थे और बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे कि कब वो लोग आएंगे। और उसी के बीच में हम लोग उनके साइड में उस चैम्बर को देखते हैं जिसके अंदर मैकेनिकल ज़ॉम्बी है। अब इसके बाद मैकेनिकल ज़ॉम्बी उस चैम्बर को खोलता है और उसके अंदर से बाहर निकलता है। वो दोनों साइड में देखते हैं तो फिर उन्हें उसके अंदर से खतरनाक ज़ॉम्बी का ऑरा महसूस होता है। अब इधर हम लोग ब्लैकी और उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं और उन्हें भी मैकेनिकल ज़ॉम्बी का ऑरा महसूस हो जाता है क्योंकि एक ही जीन से बने हैं। लेकिन उन्हें इतना जरूर पता चल जाता है कि किंग के ऑरा के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। किंग का ऑरा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। वहीं पे हम लोग मैकेनिकल ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सच में मैकेनिकल ज़ॉम्बी ही लग रहा था। वहीं पे वो जैसे ही बाहर निकलता है तब उसकी नजर उन दोनों के ऊपर पड़ती है। अब ये देख के उन दोनों की फट जाती है क्योंकि उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा था। अब इसके बाद मैकेनिकल ज़ॉम्बी उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे ये दोनों आगे से उसे चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि जाओ और जाके उन्हें मार दो, दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। वहीं पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी उन दोनों के सामने आके खड़ा हो जाता है और उन्हें घूरने लगता है। वहीं पे उसका ऑरा इतना ज्यादा था कि इन दोनों को ऐसा महसूस होता है कि मैकेनिकल ज़ॉम्बी इनसे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन मैकेनिकल ज़ॉम्बी तो उनके पास आता है और अटैक करने की जगह पे उनके साथ गले लगने लगता है और आगे से रोते हुए कहता है कि इतने सालों तक अकेला फील करने के बाद आखिरकार मैं अपने दोस्तों से मिल चुका हूँ। मैं तो मुझे तुमसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई। जिससे एशियन पर्सन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसी कोडिंग है, मैंने तो सही कोडिंग की थी, तो ये उनसे गले क्यों मिल रहा है उन्हें टपकाने की जगह पे। वहीं पे साओ आगे से कहता है कि मुझे छोड़ो भाई, तुम हो कौन। वहीं पे ये तीनों मैकेनिकल ज़ॉम्बी को आगे से जो गालियां देती हैं स्क्रिप्ट के अंदर फिट नहीं हुई वो। वहीं पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी साओ का पैर पकड़ लेता है और आगे से रोते हुए कहता है कि मैं आखिरकार अपनी कैंट के लोगों से दोबारा मिल सका, मैं तो बहुत ज्यादा अकेला हो गया था। वहीं पे आग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो पूरी तरीके से डिप्रेशन में है बेचारा। अब यहाँ पे जिमी एशियन पर्सन का कॉलर पकड़ लेता है और उसे कहता है साले गद्दारी कर बे। अब इसके बाद ज़ॉम्बी साओ के साथ गले मिलता है और उसके साथ हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि माफ कर दो, मैं तुमसे गलत तरीके से मिला था, लेकिन मेरा नाम ज़ॉम्बी है और मुझे रिवाइव करने के लिए शुक्रिया। वहीं पे इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि रिवाइव का क्या मतलब हुआ। वहीं पे आग साओ को बताता है कि मैंने इसे चेक किया है, ये सच में एक ज़ॉम्बी है। जिसपे साओ उसे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों दिखते हो। जिसपे ज़ॉम्बी अपने हाथ को देखता है और उसे देखते हुए कहता है कि तुम लोग इसके बारे में बात कर रहे हो, खैर इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ, मैं तो ये भी भूल चुका हूँ कि मैं कैसे दिखा करता था। जिससे इन दोनों का भाई दिमाग खराब होने लगता है कि ये कैसी बातें कर रहा है। अब वही टाइम पे वहाँ पे आसी आ जाता है जो कि उन दोनों से कहता है कि टाइम वेस्ट करना बंद करो, हम लोगों को यहाँ पे काम से भेजा गया है, हमें जल्दी ही ये जगह छोड़ के जानी है। अब इसके बाद वो दोनों ज़ॉम्बी को शुक्रिया कहते हैं और उसे कहते हैं कि हमें कुछ काम करने के लिए जाना है, हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे ज्यादा मत घूमना, आराम से जाओ, जाके खाना पीना खा लो। इसके बाद वो लोग प्लेन के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे बिग सिस उन दोनों से पूछती है कि तुम लोग नीचे क्या कर रहे थे, तो वो दोनों आगे से बिग सिस को बताते हैं कि हमें वहाँ पे एक कमाल का बंदा मिला था, हम उसके साथ बात कर रहे थे। अब इसके बाद मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से हंसते हुए कहता है कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, हमें दूसरी जगह पे जाने और लोगों से मिलना चाहिए। अब इधर जिमी कट्टा बाहर निकाल लेता है जो कि एशियन पर्सन के मत्थे पे टान देता है और उससे कहता है कि साले तूने मुझसे वादा किया कि तू मुझे ज़ॉम्बी को मार के दिखाएगा, मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, सारे रिसोर्स खर्चा किए और तू मुझे ये कचड़ा ला के दिखा रहा है, इससे अच्छा यही है कि मैं तुझे गोली मार दूं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी वो जगह छोड़ता है और रोते हुए सिटी के बीच में आ जाता है और वो जैसे ही वहाँ पे इंसानों को देखता है और इंसान उसकी तरफ देखते हैं तो ज़ॉम्बी के एक्सप्रेशन डेविल्स की तरह हो जाते हैं और वो आगे से सीरियस होके कहता है कि इंसान। वहीं पे साओ आगे से मैकेनिकल ज़ॉम्बी के बारे में बात करते हुए कहता है कि वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा कमाल का था, हमें उसे अपने साथ ले चलना चाहिए था, वो काफी ज्यादा कमजोर होगा, अब तक तो इंसानों ने उसे मार भी दिया होगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग मैकेनिकल ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अटैक करने की पोजीशन में आता है। वहीं पे जिमी एशियन पर्सन की मुंडी खोलता कि उसे भी दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी इंसानों के ऊपर अटैक करता है, जिससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और वो जमीन 20 से 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है और सभी इंसान हवा में उड़ जाते हैं। वहीं पे गाड़ियां प्लेन से टकराने की वजह से इन लोगों का भी संतुलन बिगड़ जाता है। वह बिग सिस आगे से कहती है कि ये कोई अर्थक्वेक है, जल्दी से प्लेन को संभालो इससे पहले कि हम लोग नीचे गिर जाएं। वहीं पे साओ और आगुए जब बाहर देखते हैं तो फिर उन्हें धरती का आधा हिस्सा सिक्के की तरह बीच में खड़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं पे इन तीनों की भी आंखें बाहर आ जाती हैं। इन्होंने सोचा था कि ज़ॉम्बी से शक्तिशाली चीज बनाएंगे, लेकिन ये तो इंसानों को खत्म करने वाली किलिंग मशीन बना दिए हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं कि मैकेनिकल ज़ॉम्बी उस एरा का ज़ॉम्बी है जहाँ पे ज़ॉम्बी इंसानों से कट्टर नफरत किया करता था और बेशक ये वाला ज़ॉम्बी इंसानों को चुन चुन के मारेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लैन की और वायलेट भी जब वो वहाँ पे आ रही थी तो फिर उन्हें शिप से दिखाई देता है आधा शहर पानी के अंदर डूब रहा है, जिससे वो दोनों ही हैरान होती हैं और आगे से चिल्लाने लगती हैं। वहीं पे ब्लड क्वीन उन लोगों से पूछती है कि ज़ॉम्बी के अलावा भी मुझसे शक्तिशाली इस प्लेनेट के ऊपर कोई नहीं है, तुम लोग कौन हो। इसमें बटरफ्लाई उससे कहती है कि तुम ट्राई करके देख लो। इस पे क्वीन उसे कहती है कि तुम मुझे कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो, वो भी इस घटिया टेक्निक के साथ। इसके बाद ब्लड क्वीन खुद को आजाद कर लेती है और टाइसन बटरफ्लाई से कहता
बताता है कि ये उससे ज्यादा शक्तिशाली है जितना मैंने सोचा था। क्वीन उन लोगों से कहती है कि अपना नाम बताओ, जिसपे बटरफ्लाई उसे कहती है कि जाओ जाके इसे छुटकारा पाओ टाइसन, लेकिन नियाई उसे रोक देती है और उसे कहती है कि ये टाइम अभी लड़ाई दंगा करने का नहीं है, हमें ताकतवर सबऑर्डिनेट्स की जरूरत है। और वो ब्लड क्वीन से कहती है कि हमारा यहाँ पे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, हम बस तुम्हारे ओनर से बात करना चाहते हैं, वो कहाँ पे है। क्वीन उसे कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। इस पे बटरफ्लाई आगे से हंसते हुए कहती है कि मुझे हंसाओ नहीं, हम उसे ये मत कहना कि तुम लोग वैम्पायर हो, तुम लोगों को उस टाइम पे छोड़ दिया गया था जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं पे टाइसन आगे से कहती है कि टाइम के हिसाब से उसे काफी टाइम पहले ही गायब हो जाना चाहिए था, अगर उसके लोग उसे बचाना चाहते तो फिर उन्हें एक लाइफ कैप्सूल का इस्तेमाल करना पड़ता उसकी जान बचाने के लिए, और अगर वो अभी तक जिंदा होती तो फिर उसके पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए थी। वह ब्लड क्वीन इतनी ज्यादा बेइज्जती सुन के आगे से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। और उस टाइम पे बटरफ्लाई को पता चलता है कि ब्लड क्वीन के अंदर कोई जीन टाइप की चीज है जो कि उसे इंटरनल लाइफ यानी अमरता देती है। अब इसके बाद हमें न्याय से पता चलता है कि ये लोग एशियन सिविलाइजेशन की ह्यूमंस है, यानी कि ये लोग इस एरा के ह्यूमन नहीं है, पुराने एरा के हैं। और इन लोगों का मकसद यहाँ पे ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ की लिमिट को मापना है कि वो कहाँ पे जाके कमजोर पड़ता है। और वो क्वीन से कहते हैं कि तुम इतने लंबे टाइम से जिंदा हो तो फिर तुम हमें अपने ओनर के बारे में बता सकती हो जिसने तुम्हें बनाया है। हालांकि क्वीन इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि एक तो उसे इंसानों से हद से ज्यादा नफरत है और ऊपर से उसकी कोई भी बात सेंस नहीं बना रही है। और वो बाद में उन्हें घूरते हुए कहती है कि तुम्हारे पीछे जो बड़ा बंदा है उसकी वजह से मेरा दिमाग सटक चुका है, अब मैं यहाँ पे लड़ाई करने वाली हूँ। लेकिन वो लोग आगे कुछ कर पाते कि इससे पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा जोर की आवाज सुनाई देती है, और जब वो लोग अपने साइड में देखते हैं तो फिर उन्हें एक पूरा एक आइलैंड आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसको देख के बेशक ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा आइलैंड अपने आप तो उड़ेगा नहीं। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर भी जब इस आइलैंड को उड़ता हुआ देखता है तब उसका भी मुंह खुल जाता है। वहीं पे हेड और दोनों बहनों को भी दिखाई देता है और वो भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि दोबारा उड़ते हुए आसमान में जाने लगता है। वहीं पे हम लोग इनके प्लेन को देखते हैं जो कि दोनों आइलैंड के बीच में दबने वाला था, इसलिए ये लोग तेजी से भगाते हुए उसे बाहर ले जाते हैं और इनकी जानें बच जाती हैं। अब इसके बाद ये लोग मैकेनिकल ज़ॉम्बी की तरफ देख रहे थे जो कि आसमान में जाता है और वहां पे जाने के बाद अपनी हुडी उतार देता है, जिसके बाद वो अपनी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म के अंदर आ जाता है, जिसको देख के ये लोग आगे से चिल्लाने लगते हैं कि ये भी फॉर्म चेंज करता है क्या। जिसके बाद मैकेनिकल ज़ॉम्बी डायरेक्ट नीचे की तरफ आता है अटैक करने के लिए, और वो एक डायरेक्ट जमीन के ऊपर जोरदार पंच मारता है जिससे वो जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं। इस बार सच में डिस्ट्रक्शन मच रहा है। वहीं पे ये लोग भी इसी बीच घसीटे जाते हैं और इनकी भी हालत खराब होने लगती है। और वहाँ पे इतना काफी नहीं था तो ज़ॉम्बी वहाँ पे एक धमाका भी करने वाला था। इसके बाद लैन की और वायलट को नजारा दिखाई देता है और उनके सामने ही एक पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और कई सारे लोग मारे जाते हैं। बटरफ्लाई की टीम सोच रही थी कि ये क्या चीज है और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस पे टाइसन आगे से बताता है कि ये ज़ॉम्बी है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि गुआन आइलैंड के ऊपर करीब 30 मिलियन से ज्यादा लोग रह रहे थे, लेकिन अब वो एक झटके के अंदर ही धूल बन के गायब हो चुके हैं। और ये न्यूज हर बाकी सभी सिटीज को बताई जा रही थी कि यहाँ पे बहुत बड़ा खतरनाक खतरा देखा गया है जो सभी सिटीज के ऊपर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। और वो लोग अपनी तहकीकात को शुरू कर देते हैं। वहीं पे हम लोग आसी को देखते हैं जो कि बिग सिस्टर को पकड़ता है और उन्हें एक पत्थर के पीछे छुपा देता है। वहीं पे सौ मैकेनिकल ज़ॉम्बी से पूछता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, जिसमें मैकेनिकल ज़ॉम्बी बस आगे से यही जवाब कहता है कि हर एक इंसान को मरना चाहिए। वहीं पे आसी काफी ज्यादा डरा हुआ था और वहीं पे ज़ॉम्बी को इंसानों की महक आ रही थी, यानी कि उसे बिग सिक्स के बारे में पता लग चुका था। हालांकि सौ मैकेनिकल ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाते हुए कहता है कि तुम तो गलती कर रहे हो, इतने बड़े धमाके के बाद यहाँ पे कैसे कोई इंसान सर्वाइव कर सकता है। तुमने जो महक सूंघी होगी वो शायद से उनकी बॉडीज की होगी क्योंकि यहाँ पे कई सारे इंसान मरे पड़े होंगे। वहीं पे आगोई आसी से इशारा करते हुए कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो। वहीं पे सौ को ज़ॉम्बी अपनी तरफ खींच लेता है और उसे गले से पकड़ के उसे कहता है कि तुमने कितने साल इंसानों के साथ मिलकर बिता दिए हैं। सौ आगे से कहता है कि 2 घंटे पहले तो हम दोनों भाई की तरह थे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया। जिस पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो फिर मैं तुम्हारे जैसा ज़ॉम्बी बना सकता हूँ। वहीं पे आगोई आगे से कांपते हुए कहता है कि इसकी पर्सनालिटी तो पूरी तरीके से चेंज हो गई है, ये इतना बदल कैसे गया। वहीं पे सौ ज़ॉम्बी से कहता है कि मैंने तो कभी किसी इंसान के साथ रहा ही नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो ज़ॉम्बी हूँ। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि साबित करके दिखाओ। तो फिर साव आगे से उसे एक ऐसी सिटी के बारे में बताता है जहाँ पे 70 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। तो ज़ॉम्बी तुरंत भागते हुए उस सिटी की तरफ जाने लगता है। वहीं पे सौ ज़ॉम्बी की ऑरा की वजह से डर के मारे कांपने लगा था। जिसके बाद वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि आगे से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सर्वाइवर्स हैं। वहीं पे बिग से साउ से कहती है कि हमें उसे रोकना पड़ेगा, हमारा गोल इंसानों के साथ रहना है, न कि उनके बीच में केओस लाना। जिसपे साउ आगे से कहता है कि आपने अभी देखा तो सही, आप मजाक कर रही होंगी, इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है जो उसे रोक सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि आधे घंटे से कम के अंदर में वो इस दुनिया के सभी इंसानों को मिटा देगा। वहीं पे एक सोल्जर ज़ॉम्बी को देख के उनकी तरफ गन तान लगता है, लेकिन बिग सिस आगे बढ़ती हैं जो कि कैमरामैन को पकड़ती
आती हैं और उसे कहती हैं कि इंसानों एक बात सुनो, एक खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारी सिटी की तरफ आ रहा है। अगर खुद की जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से सिटी को छोड़ के भाग जाओ या फिर बंकर के अंदर चले जाओ, तो फिर शायद से तुम्हारे पास जिंदा रहने की एक उम्मीद बची रहे। लेकिन जो भी लोग न्यूज देख रहे थे उन्हें ये सब कुछ ड्रामा ही लगता है। अब इसके बाद हम लोग उसी सिटी को देखते हैं जहाँ पे 70 लाख लोग रहते हैं और वहीं पे हम लोग एक रीलर को देखते हैं जो कि टिकटॉक बनाते हुए एकदम मस्त नाच गा रहा था। वहीं पे एक लड़की थी जो कि फॉलोअर्स खींचने का काम कर रही थी और धक्का-धक फॉलोअर बढ़ते जा रहे थे और लोग उसे पैसे भी रिवॉर्ड के तौर पे दे रहे थे। वहीं पे कैमरामैन आगे से कहता है कि साला इस दुनिया के अंदर हवसी लोग भरे पड़े हैं, जहाँ खूबसूरत लड़की देखो नहीं तैसे ही पैसे बहाने लगते हैं। इसके बाद वो वहाँ पे एक ऐड चलाते हुए कहता है, दोस्तों ये देखिए, ये है फेयर एंड लवली क्रीम, अगर तुम लोग इसे एक बार लगाओ तो ये तुम्हें चिट्टा गोरा कर देगी, सोने की माफिक चमकोगे। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, बस 2 लाख रुपए है। लेकिन आज के दिन पे क्योंकि हमारी मैम का एक बर्थडे है तो फिर आज हम इसकी प्राइसिंग कम करके 1,99,999 रुपए करे दे रहे हैं। अगर तुम लोग हमारी सिस्टर की तरह खूबसूरत बनना चाहते हो तो अभी की अभी जल्दी से खरीदो। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे खरीदने के लिए ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि आते ही नीचे की तरफ एक पंच मारता है जिससे वो जगह डिस्ट्रॉय होती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो बंदा भागने की जगह पे सबसे पहले अपना मोबाइल सेट करता है और ज़ॉम्बी की वीडियो बनाने लगता है। वहीं पे वो लड़की ज़ॉम्बी से पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिसपे ज़ॉम्बी अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और एक ही बार में बूम करके उसके आधे शरीर को उड़ा देता है। अब लग रहा है कि सीरीज वायलेंस की तरफ बढ़ रही है। वहीं पे कैमरामैन जैसे ही अपनी साथी को मरते हुए देखता है तो वो आगे से चीखने चिल्लाने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बी उसको पकड़ता है और उसे खींचते हुए किनारे के पास लेके जाता है। जिसके बाद वो मोबाइल कैमरा के सामने अपने हाथों के अंदर एक एनर्जी बॉल को इकट्ठा करता है। वहीं पे हम लोग गो और ब्लैकी को देखते हैं और उन्हें ज़ॉम्बी की पावर महसूस हो जाती है जो कि मैकेनिकल ज़ॉम्बी इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि जेम्स सीन ही है। वहीं पे इन सभी लोगों को ज़ॉम्बी की जो कैमरा था वो सभी चीजें दिखाई दे रही थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने जो एनर्जी बॉल अपने हाथों में इकट्ठा की थी वो उसे सिटी की तरफ छोड़ देता है और सिटी के अंदर जो भी लोग थे वो वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। लेकिन एक ही झटके में उनकी बॉडी धूल बन के हवा में ही गायब हो जाती है। जो भी लोग बेचारे की भागने की कोशिश कर रहे थे वो भी बेचारे भाग नहीं पाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी उसी टाइम पे वहाँ पे अपने एक बॉम्ब को विस्फोट करता है और वो पूरी सिटी एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर जाती है। और ज़ॉम्बी ने इसी तरीके से फिर 70 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पे हम लोग बगल की सिटी को देखते हैं तो वो लोग आगे से कहते हैं कि ये काले पार्टिकल्स क्या हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। वहीं पे आसिफ बिक्सिस से कहता है कि अगर वो लोग छुप भी जाएं तो भी कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो लोग बच पाएंगे। अब इधर हम लोग शिप के ऊपर देखते हैं जहाँ पे टाइसन क्वीन से कहता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हो, हम लोगों को यहीं पे रुक जाना चाहिए। वहीं पे नियाई आगे से कहती है कि हमें उस बंदे को रोकना पड़ेगा, हम लोग उसे इंसानों को मारने नहीं दे सकते हैं। वहीं पे लिंक क्वीन के पास आता है और उसे बताता है कि उस बंदे ने ब्लैकी की एबिलिटी का इस्तेमाल किया है उस पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो पक्का ज़ॉम्बी ही होगा, क्या हमें वहाँ पे चलना चाहिए। वहीं पे टाइसन उन लोगों से कहता है कि ज़ॉम्बी की करंट स्टेट के मुताबिक जब वो इंसानों को मार देगा तब अगली बारी उन लोगों की आएगी। वहीं पे क्वीन भी आगे से कहती है कि चलो हम लोग वहीं चलते हैं। अब इसके बाद जितने भी कैप्टन और बाकी सभी लोग प्लेन या फिर स्पेसशिप के ऊपर थे वहाँ पे हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी सायरन बजाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि एक अजीब सा बंदा सिटीज के अंदर जाके वहाँ पे मास्कर मचा रहा है, इसलिए जितने भी लोग हैं वो सभी अभी के अभी एक्सचेंज मीटिंग को छोड़ेंगे और वहाँ पे जाके उसे रोकने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसीलिए वो सभी लोग अपने अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं और भागते हुए सिटी की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे लिंक उन लोगों से कहता है क्योंकि तुम लोग एशियन सिविलाइजेशन से हो तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ज़ॉम्बी इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। जिसपे नियाई आगे से बताती है क्योंकि हम लोगों ने उसकी फैमिली को मार दिया था और उसके छोटे भाई को भी। अब इसके बाद ज़ॉम्बी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कैमरामैन को भी वहीं पे मार देता है। इसके बाद अगली सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे हम लोग इन दोनों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो चुके थे ज़ॉम्बी को इस तरीके से तबाही मचाता हुआ देख के। लेकिन उसी टाइम पे डबल बैटरी एशियन पर्सन से पूछता है कि तुम्हारा गोल तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना था तो फिर तुमने हमारी मदद क्यों की ज़ॉम्बी को बनाने में। जिसपे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि ब्रॉडकास्ट करूंगा तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ पे रेडियो से ब्रॉडकास्ट करता है और उन लोगों को बताता है कि मैं सो कॉल्ड एशियन पर्सन हूँ जिसके बारे में तुम लोगों ने हाल ही में जाना है और मैं यहाँ पे तुम लोगों से बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं तुम्हें एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। हम लोग देखते हैं कि वो उन लोगों को वो वीडियो देखता है जहाँ पे ज़ॉम्बी एशियन सिविलाइजेशन की धज्जियां उड़ा रहा था और बेरहमी से उन लोगों को मारते जा रहा था। एशियन पर्सन उन लोगों को बताता है कि ये वही ज़ॉम्बी है जिसने पहली ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक हम लोगों के ऊपर खतरा बनता ही रहेगा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे रोकने के लिए उसके जैसा एक और ज़ॉम्बी बनाऊंगा जो कि हमारा मैकेनिकल ज़ॉम्बी है। वहीं पे वो सभी लोग इतनी बड़ी बात को सुन के काफी ज्यादा घबरा गए थे। जिसके बाद वो उन लोगों को ये भी बताता है कि उसने पहले ही कुछ लोगों को भेज दिया है जो कि जमीन के अंदर अब तक फीटस को डाल चुके होंगे जो कि आने वाली ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए होंगे और हजारों सालों बाद इंसान दोबारा यहाँ पे आके रहने लगेंगे। लेकिन तब तक ज़ॉम्बी उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एशियन पर्सन आगे से
कहता है कि तब तक के लिए तुम्हें अपने फ्यूचर के खातिर उस ट्रेजेडी यानी कि घटना को सहना पड़ेगा जो मैंने सही थी, इसलिए जाओ और जाके अपनी फैमिलीज को अलविदा कह दो। जिसपे वो सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो साला पागल है, इंसानियत की खातिर हम लोग खुद को सेक्रीफाइस कर दे। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी को अचानक से कुछ महसूस होता है। अब इसके बाद हमें न्यूज से पता चलता है कि ज़ॉम्बी के इतना सा बवाल करने की वजह से कई सारी सिटीज अब तक डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और करोड़ों लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब ऐसे कई सारी सिटीज केओस के अंदर आ चुकी हैं। और बेशक इंसानों की फितरत तो तुम लोग जानते हो, जब कोई परेशानी में हो तो लूटना नहीं छोड़ते हैं, बैंक लूट लेंगे, खाना चुरा लेंगे, और यही हाल अभी हो रखा था। वहीं पे मिलिट्री ज़ॉम्बी को रोकने की जगह पे इंसानों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें आजादी चाहिए, उन्हें जिंदगी चाहिए। और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया केओस में डूबती जा रही थी। वहीं पे हम लोग अमेरिका वाली जगह को देखते हैं, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि अभी भी हम लोग गिव अप नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी होप है। अगर दोनों सिटीज के कॉन्सल्स और जनरल्स एक साथ मिल जाते हैं तो शायद से वो लोग उसे हरा सकते हैं। जिसपे इंसान भी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ भाई, हम लोग कमजोर थोड़े हैं, हम उसे मार सकते हैं। और लोगों ने अभी भी गिव अप करने से मना कर दिया। अब इसके बाद न्याय अपनी टीम के साथ वहाँ पे पहुंच जाती है, तो वो लोग उसे पूछते हैं कि तुम्हारा कमांडर कहाँ पे गया भाई, जिसको टाइसन ने पहले ही पानी के अंदर फेंक दिया था। खैर अब इसके बाद न्याय उन लोगों से पूछती है कि बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि ज़ॉम्बी ने पहले ही कई सारी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उन्हें वजूद से ही मिटा दिया है। और उसके इस रैम्पेज को रोकने के लिए उन लोगों ने हजारों जनरल्स की एक्सपर्ट टीम को वहाँ पे भेजा है, ताकि वो लोग ज़ॉम्बी को पीछे की तरफ रोक सकें। जिसपे न्याय उसे कहती है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं, लेकिन वो बंदा आगे से मना करने लगता है, ये कहते हुए कि आपकी रैंक काफी ज्यादा कम है, आप वहाँ पे मारी जा सकती हैं, हम लोगों को आपके कमांडर ऑफिसर का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे टाइसन आता है, जो कि उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो और हमें अंदर ले चलो। इसके बाद वहाँ पे वायलेट और लैनकी भी आ जाती हैं, जो कि आगे से कहती हैं कि हम भी उनके अंदर साथ जाएंगे। और वो लोग आगे से बताती हैं कि हम लोग कंट्री ए की तरफ से आए हैं, हमें भी अंदर जाना है और चेक करना है। जिसपे वो बंदा आगे से खुश हो जाता है और कहता है कि अगर कंट्री ए के 2 कॉन्सल्स यहाँ पे आए हुए हैं तो फिर हमें बाकी लोगों को अंदर ले जाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वो लोग गेट खोलते हैं और अंदर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे वायलेट क्वीन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। क्वीन आगे से कहती है कि गुजर रहे थे, तुम्हें कोई दिक्कत है। वहीं पे क्वीन वायलेट से पूछती है कि और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ, वो अचानक से पागल क्यों हो गया। जिसपे वायलेट के पास भी कोई जवाब नहीं था। ये लोग अभी तक मैकेनिकल ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी समझ रहे हैं, जबकि ज़ॉम्बी तो भाई अभी तक फिशिंग करने में बिजी है। वहीं पे बटरफ्लाई क्वीन से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। क्वीन आगे से बताती है कि कुछ टाइम के लिए फाइट किए थे। वहीं पे न्याय उस बंदे से पूछती है कि रिपोर्टर्स हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं। जिसमें वो बंदा आगे से कहता है कि कई सारे जनरल्स और काउंसिल अंदर गए हुए हैं, हमें डरने की बात नहीं है। न्याय उससे पूछती है कि कितने सारे लोग अंदर पहले ही जा चुके हैं। जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि 100 हाई रैंक के जनरल्स अंदर गए हैं और बाकी सभी मिड रैंक के जनरल्स हैं, जो कि 1000 के आसपास हैं। और साथ ही में उनके साथ कुछ एक्सपर्ट भी गए हुए हैं और साथ ही में कुछ लैंटनिक एबिलिटीज भी, इसीलिए शायद वो लोग उसे हरा देंगे। जिसपे वॉयलेट अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर एक लोएंटिक 100 कॉन्सल्स के बराबर है, इसीलिए उसे लगता है कि कंट्री भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। लेकिन उसी टाइम पे लैंकी उन लोगों से कहती है कि सामने देखो। तो हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने पहले ही जितने भी जनरल्स कॉन्सल्स और लॉन्टिक्स अंदर गए हुए थे, ज़ॉम्बी इन्होंने पहले ही मार दिया था और उन सभी की लाशों के ऊपर सिंहासन की तरह बैठा हुआ था। उसको देख के ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ज़ॉम्बी हजारों लोगों की लाशें बिठा के उन्हीं के ऊपर बैठेगा। अब इसके बाद ज़ॉम्बी नीचे आता है और एक और बंदे को घसीटते हुए लाश के ढेरे के अंदर डालने के लिए जा रहा था, और तभी उसकी नजर वायलेट और लैन के ऊपर पड़ती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे और भी कई सारे हेलीकॉप्टर्स आते हैं और उनके अंदर से कंट्री ए के बी के और भी कई सारे ग्रेट जनरल्स बाहर निकलते हैं, जो कि बाकी वालों से ज्यादा शक्तिशाली थे। वहीं पे वो लोग आगे से कहते हैं कि जिन लोगों की रैंक और कॉम्बैट स्ट्रेंथ ग्रेट जनरल से पीछे है, वो लोग यहाँ से तुरंत चले जाएं। वहीं पे वायलेट उस बंदे से पूछते हैं कि इतने सारे हाई रैंक के ऑफिसर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन वो बंदा आगे से बस यही कहता है कि अगर तुम्हारी रैंक ग्रेट जनरल से नीचे है तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर तुम कंट्री ए की तरफ से हो, लेकिन बस इस केओस के अंदर और ज्यादा चीजें ऐड ना करो। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो आराम से बैठा हुआ उन लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। अब इसके बाद ज़ॉम्बी वहां से खड़ा होता है और लड़ाई करने के लिए रेडी होने लगता है। वहीं पे ये सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि इस तरीके से टफ होना बंद कर दो, हम लोग स्पेशलिस्ट ट्रेंड हैं तुम जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। वहीं पे जैसे ही वो लोग ये लाइन कहते हैं तो जनता के बीच में उत्साह की लाइन दौड़ जाती है और वो सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ दिखा दो, उसे दिखा दो कि हमें मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वहीं पे बटरफ्लाई आगे से कहती है कि ये सच में ज़ॉम्बी है, लेकिन आगे से बताता है कि हाँ ये ज़ॉम्बी तो है, लेकिन पता नहीं ये ऑरा उससे मेल खा रहा है। वहीं पे ज़ॉम्बी जिसके बाद एक और एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं और एक बहुत बड़ा तूफान आने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये तूफान और कुछ नहीं, बस ज़ॉम्बी अपनी 3rd फॉर्म के अंदर जा रहा था। माफ कर दो भाई, हालांकि ये फॉर्म भी कुछ कम नहीं है, बड़ा ही लाजवाब लग रहा है। वहीं पे ग्रेट जनरल का
चीफ आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जिसके बाद वो लोग आगे से कहते हैं कि डरो नहीं, हम लोग इसका सामने से हमला करेंगे और देख लेंगे कि कौन शक्तिशाली है। वहीं पे लैन की आगे से उन लोगों से कहती है कि रुक जाओ, उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन तब तक वो ग्रेट जनरल ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर चुके थे। वहीं पे वो जैसे ही ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने वाले थे तो हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी वहाँ पे स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को पिचका के हवा में ही मार देता है। उनकी बॉडी हवा में ऐसे गायब हो रही थी कि जैसे मानो कपड़े को निचोड़ दिया गया हो और पानी खून की तरह बह रहा था। वहीं पे जो लोग आगे से अभी चिल्ला रहे थे वो ज़ॉम्बी की एबिलिटी देख के डर के मारे शांत हो चुके थे। वहीं पे क्वीन उन लोगों से कहती है कि जल्दी यहाँ से निकलो, हम लोग उसके अपोनेंट नहीं है। वो अपने ऑरा के साथ पूरे स्पेस को ही क्रश कर सकता है और उसे पिचका के मार सकता है। लेकिन तब तक ज़ॉम्बी ने क्वीन के ऊपर अटैक कर दिया था और उसके सीने के अंदर एक बहुत बड़ा छेद कर दिया था, जिससे क्वीन नीचे गिर जाती है और अपने छेद के ऊपर हाथ रख लेती है। वहीं पे ज़ॉम्बी वॉयलेट के ऊपर भी स्पेस अटैक करता है, लेकिन वॉयलेट वहाँ पे अपनी फॉर्म को चेंज करती है और ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि मैं उसके साथ मरते दम तक लड़ाई करूंगी। लेकिन ज़ॉम्बी उसके पेट के ऊपर एक ही पंच मारता है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बार में रिड्यूस हो जाती है। वहीं पे लैन की भी ट्रांसफॉर्म होती है और ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ज़ॉम्बी एक ही पंच मारता है और वो सभी लोग हवा में उड़ के दूर गिर जाते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी के अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा धमाका हुआ था और एक बहुत लंबी लाइन खिंच गई थी उसके बस एक पंच मारने की वजह से। हम लोग लैनकी को देखते हैं तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं पे गाओ आगे से कहता है कि ये किंग की 4th फॉर्म है। ब्लैकी आगे से कहता है कि सेंट ऑरोरा बिल्कुल हमारे किंग जैसा ही है, वो हमारा किंग ही है। वहीं पे गाओ ब्लैकी से पूछता है कि किंग यहाँ पे नहीं हो और तुम्हें सबसे बड़े हो, बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उन्हें जाके रोके या फिर उनसे बात करें। वहीं पे ब्लैकी आगे से कहता है कि अगर किंग ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा और इसके अलावा ये पहली बार नहीं है जब किंग ने कुछ ऐसा कुछ किया है। इस पे गान भी आगे से यही कहता है कि हाँ मैं भी इस बात से अग्री करता हूँ और गाओ भी। लेकिन फॉर और लैंग आगे से इस बात से मना करने लगते हैं और आगे से कहते हैं क्या तुम्हें सच में ये बंदा हमारा किंग दिखाई देता है, तुम्हें ये किस तरह का मजाक लगता है। उन लोगों ने बस हमारे किंग की जीन लिए हैं और इस डिब्बे के अंदर डाल दिए हैं बस। क्या तुम लोग भूल चुके हो कि किंग ने कितनी ज्यादा मेहनत की थी इस पीस को अचीव करने के लिए जहाँ पे हम लोग आराम से रह रहे थे। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि किंग इस तरीके का मास्कर करने के बारे में सोचेंगे भी। इस आइडिया को हमारे किंग फॉलो कर रहे थे वो इसे और भी ज्यादा कहीं ज्यादा अच्छा था। ऐसा हो ही नहीं सकते हैं कि हमारे किंग इस डिब्बे की तरह लोगों को मारना शुरू कर दे बेवजह। वहीं पे लैंग भी इस चीज को याद करता है और आगे से कहता है कि हाँ ये बात सच है, वो टीन का डिब्बा कभी भी हमारा किंग हो ही नहीं सकता है। वहीं पे हम लोग बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि अब मरने वाली थी और वहीं पे टियानसान को ज़ॉम्बी ने मार दिया था, जो कि आगे से कहता है कि साला मैंने अपनी फॉर्म को चेंज किया तुम्हारे साथ खेलने के लिए, लेकिन तुम तो बच्चे के समान हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही तुम लोगों को मार सकता था। और वो आगे से कहता है कि तुम्हें मारना में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बच्चों को बुली कर रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है और दोबारा नॉर्मल ज़ॉम्बी की सेकंड फॉर्म में आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि जब मैं सभी इंसानों को मार लूंगा तब मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा खेलने के लिए। इसके बाद वो बाकी सिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां से चला जाता है। वहीं पे नियाई आगे से माफी मांगती है कि वो उन लोगों की कोई भी मदद नहीं कर पाई। वहीं पे वायलेट भी काफी ज्यादा निराश थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी के एक ऊपर एक भी हिट नहीं मार पाई थी। वहीं पे क्वीन धीरे धीरे करके खुद को हील कर रही थी। अब उधर हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि आराम से फिशिंग कर रहा था और उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन जैसे ही मछली दोबारा फंस जाती है तो वो दोबारा खुश हो जाता है और बात को भूल जाता है। वहीं पे हमें न्यूज से बताया जाता है कि भाई ध्यान से सुनो, अभी दुनिया के अंदर हर तरफ तबाही मची पड़ी है, हर एक घंटे के अंदर एक सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। एक मिस्टीरियस मैडमैन लगातार सिटीज को डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा है और ऐसा लगता है कि वो अगले दिन तक इस दुनिया को खत्म ही कर देगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गाओ ब्लैकी से कहता है कि हमारी सिटी का नंबर आ चुका है और हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल ज़ॉम्बी उन लोगों की सिटी पे आता है। वहीं पे फिर ब्लैकी से कहता है क्या तुम देखना चाहते हो कि जिस सिटी को हम लोगों ने बनाया है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और वो दोनों से कहता है कि अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो फिर हम लोग जाएंगे। वहीं पे गाओ ब्लैकी से पूछता है तो ब्लैकी आगे से कहता है कि उन्हें जानो दो, वो दोनों काफी ज्यादा छोटे हैं। अब इसके बाद हम लोग लैंग को देखते हैं जो कि अपनी असली फॉर्म में आ चुका था और सिटी को कंट्रोल करने के लिए वो बीच में खड़ा हो चुका था। वहीं पे हम लोगों को बताया जाता है कि ये चीज काफी ज्यादा सैड है, आज का दिन इंसानियत के लिए आखिरी दिन शायद होने वाला है, कई सारे लोग आज मारे जा सकते हैं और कई सारे लोग शायद से दुआ कर रहे होंगे कि ये आपदा जल्दी से टल जाए। वहीं पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी जब ज़ॉम्बी की सिटी देखता है तो वो आगे से कहता है कि इंसान और ज़ॉम्बी एक साथ रह रहे हैं, ये तो काफी कमाल की चीज है। वहीं पे फर्ज ज़ॉम्बी से कहता है कि आप भूल चुके हैं क्या कि आप ही ने ये सिटी बनाई थी, लेकिन मैकेनिकल ज़ॉम्बी फर्ज से कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। उसी टाइम पे कंट्री ए का प्रेसिडेंट वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करता है और कहता है कि ये मीटिंग दुनिया के सभी लोगों के लिए है जब तक हमारे दिलों के अंदर उम्मीद जिंदा है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि फर इस बात से नाराज हो जाता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट मैकेनिकल ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से चीखता है, किसी के साथ फर उड़ते हुए दूर गिर जाता है।
वहीं पे हम लोग बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी आ चुका था और हेड आगे से कहता है कि इसीलिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए और उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए। इस आपदा के सामने सभी लोग बराबर हैं। हमारे पास मरे हुए लोगों को दुख देने का समय नहीं है। अभी सबसे जरूरी चीज हमारे लिए सिर्फ जिंदा रहने के ऊपर फोकस करना है। हम लोग देखते हैं कि फर उड़ते हुए सीधा जाके ज़ॉम्बी के पास जाके गिरता है और ज़ॉम्बी उसे रोक लेता है। वहीं पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी उड़ते हुए लैंग के पास जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और जिसके बाद मैकेनिकल ज़ॉम्बी की नजर ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है। वहीं पे ज़ॉम्बी फर से कहता है कि सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को लो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। पर इस बात को मानता है और तुरंत वहां से चला जाता है। वहीं पे हम लोग मैकेनिकल ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि आगे से हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी भी चीज है क्या। जिसके बाद वो ब्लैकी से कहता है कि तुम पास ही में हो ना, जितने भी इंसान है उन सभी को मार दो। अब इससे ब्लैकी हैरान होने लगता है कि अब वो क्या करे, यहाँ पे दो ज़ॉम्बी आ चुके हैं। वहीं पे गाओ उसे कहता है कि ब्लैकी भाई अगर तूने थोड़ी भी गलती की तो हमारी जिंदगी एक झटके में गायब हो जाएगी। उसे टाइम पे असली वाला ज़ॉम्बी ब्लैकी से कहता है कि सिटी के सभी लोगों को बाहर निकालो। तो फिर वो तीनों झटके से बाहर निकलते हैं और आगन ब्लैकी से पूछता है कि हम लोग किसका कहना मान रहे हैं। जिसपे ब्लैकी आगे से बताता है कि सभी लोगों को बाहर निकालने वाला। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर आगे से कहता है कि हम लोग सिटी ए के बीच में आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंट्री ए का चीफ मैकेनिकल ज़ॉम्बी के साथ भिड़ने वाला है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल ज़ॉम्बी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और डायरेक्ट ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है। वहीं पे जब सभी लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं तब ज़ॉम्बी ने एक झटके के अंदर ही मैकेनिकल ज़ॉम्बी का हाथ पकड़ लिया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ज़ॉम्बी मैकेनिकल ज़ॉम्बी का मुंह पकड़ता है और उसे उठा के बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है और उसे जमीन के नीचे फेंक देता है। इससे मैकेनिकल ज़ॉम्बी एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर घुसता है और दूसरी तरफ जाके गिरता है। वहीं पे सभी लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब ये भगवान कौन है भाई, इसने इतने बड़े राक्षस को बाहर ही फेंक दिया। वहीं पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी संभलता कि उससे पहले ही ज़ॉम्बी उसके नीचे आता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मार देता है और साथ ही में सेकंड फॉर्म के अंदर आ जाता है। वहीं पे ज़ॉम्बी की सेकंड फॉर्म को देख के वो लोग आगे से चिल्लाने लगते हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी मैकेनिकल ज़ॉम्बी के ऊपर एक और पंच मारता है और उसे उड़ा के स्पेस में लेके चला जाता है। मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से हंसते हुए कहता है कि खुद से ही लड़ने का मजा कुछ अलग ही लेवल का होता है। वहीं पे सभी लोग अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि ये बंदा कौन है जिसने आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ है। उसी टाइम पे ब्लैकी और बाकी सभी लोग वहाँ पे आते हैं जो कि इंसानों को पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें सिटी छोड़ के जानी पड़ेगी, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे कुछ लोग आगे से कहते हैं कि मैं इस बंदे को पहचानता हूँ, ये कंट्री ए के प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड बन के आया हुआ था जो कि सेकंड फ्लीट का कैप्टन भी है। वहीं पे न्यूज रिपोर्टर आगे से कहता है कि कंट्री ए का एक ब्रेव वॉरियर एक मॉन्स्टर को चैलेंज कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल ज़ॉम्बी स्पेस से पूरी ताकत के साथ नीचे की तरफ आ रहा था ताकि वो सिटी के ऊपर गिरे और पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ज़ॉम्बी उसे रोकने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जैसे ही मैकेनिकल ज़ॉम्बी नीचे टकराने वाला था तो ज़ॉम्बी उसके पास पहुंचता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। मैकेनिकल ज़ॉम्बी भी जवाबी हमला करता है और वो भी ज़ॉम्बी के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे वो दोनों ही दूर गिर जाते हैं। लेकिन मैकेनिकल ज़ॉम्बी दोबारा खड़ा होता है और वो दोबारा ज़ॉम्बी के ऊपर पंच मारता है तो ज़ॉम्बी भी सामने की तरफ से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपने पंचेस टकराते हैं तो वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और वो पूरी सिटी हिल जाती है, बिल्डिंगें गिरने लगती हैं और बिल्डिंग गिरने के चक्कर में बेचारा वर्मिट अब जाके आजाद हो पाता है। वहीं पे गैंग हेड से कहता है कि ज़ॉम्बी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है, हम लोग आगे क्या करेंगे। हेड उस आइलैंड की तरफ देखता है जहाँ पे जिमी ने अपना बेस बनाया हुआ है और वो गैंग से कहता है कि हम लोग उस आइलैंड के ऊपर हमला करेंगे, मुझे वहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। जिसके बाद वो वॉयलेट से कहता है कि अगर मर चुकी हो तो मरी रहो, अगर जिंदा हो तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी से आइलैंड पे पहुंचो। वहीं पे हम इन दोनों को देखते हैं जो कि आगे से खुश हो रहे थे और कह रहे थे मारो साले ज़ॉम्बी को मारो। वहीं पे कुछ लोग आगे से कहते हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट ए का बॉडीगार्ड है तो इसे पहले की तरह दिखना चाहिए था, लेकिन इसका अपीयरेंस अचानक से बदल क्यों गया है। और हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी अपनी थर्ड फॉर्म के अंदर आ चुका था। वहीं पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी की हालत खराब हो चुकी थी और उसके बीच से धज्जियां उड़ी पड़ी थी। लेकिन इंसान आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि किससे फर्क पड़ता है कि वो कैसा दिखता है, वो हीरो है, वो हमारे लिए लड़ रहा है। और वो लोग ज़ॉम्बी को चीयर करते हुए कहते हैं कि जाओ और जाके उस मॉन्स्टर को हरा दो। अब इससे पूरे लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ उड़ती है। वहीं पे ज़ॉम्बी मैकेनिकल ज़ॉम्बी से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे जैसे हो, तो फिर तुम इतना ज्यादा लैग क्यों कर रहे हो, इतना कमजोर क्यों हो। जिसपे मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से भाई न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक के मारता है ज़ॉम्बी को, लेकिन ज़ॉम्बी अपने हाथ की मदद से उसे डिफ्लेक्ट करके ऊपर आसमान में फेंक देता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो बॉम्ब दूर जाके किसी बीच समुद्र के अंदर गिरता है और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इससे ये सभी लोग आगे से दंग रह जाते हैं और आगे से कहते हैं कि उसने अपने हाथ की मदद से एक न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्लेक्ट कर दिया, क्या एक इंसान ऐसा कुछ कर भी सकता है। इस पे एक बंदा आगे से कहता है कि मैंने उसे करते हुए देखा है, अंधा थोड़ी ना हूँ। अब इसके बाद हम लोग मैकेनिकल ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपनी फॉर्म को चेंज करता है और ये अपनी शायद थर्ड फॉर्म के अंदर आ चुका है। वहीं पे सिटीजन्स जैसे ही मैकेनिकल ज़ॉम्बी को फॉर्म चेंज करते हुए देखते हैं तो वो दोबारा डरने लगते हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी और मैकेनिकल ज़ॉम्बी के अंदर हाथापाई होने लगती है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस मार रहे थे और दोनों ही
एक दूसरे से कम नहीं थे और उनके बीच में एकदम बिजली की तरह लड़ाई होने लगती है। लेकिन बीच फाइट में ही मैकेनिकल ज़ॉम्बी अपनी फॉर्म को चेंज करता है और वो फोर्थ फॉर्म के अंदर आ जाता है। इसी के साथ वो ज़ॉम्बी के ऊपर एक मेगा ब्लास्ट करता है जिससे ज़ॉम्बी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी मुंडी गायब हो जाती है। लेकिन मैकेनिकल ज़ॉम्बी वहीं पे ही नहीं रुकता है और वो दोबारा अटैक करता है। वहीं पे डबल बैटरी और एशियन पर्सन आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ मार दो उसे मौका ही ना दो रीजनरेट करने का। अगर वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा तो हवा में ही गायब हो जाएगा। इसके बाद मैकेनिकल ज़ॉम्बी एक और न्यूक्लियर ब्लास्ट सीधा ज़ॉम्बी के पास ही में करता है और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो धरती से पार करके स्पेस के अंदर चला गया था। वहीं पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी के सामने कुछ भी नहीं बचा था और ज़ॉम्बी हवा में ही गायब हो चुका था। अब इसे सभी इंसान आगे से निराश हो जाते हैं क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद ज़ॉम्बी ही था। वहीं पे एशियन पर्सन आगे से हंसते हुए कहता है कि आखिरकार हम लोग जीत गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो काफी ज्यादा कूल होगा, यहाँ तक कि उसे अपनी फॉर्म को चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन इसी बीच हम लोग बीच हवा के अंदर ज़ॉम्बी के सेल्स को देखते हैं और इस चीज को दिखाने के लिए हमें जूम 1000 गुना किया गया था। खैर अब इंसान तो रोने लगते हैं कि अब उन्हें मरना ही पड़ेगा। लेकिन हमें ऑथर बताता है कि 10 मिलियन टाइम्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आपस में जुड़ना शुरू होते हैं जिसके बाद वो सेल बनते हैं और हम लोग देखते हैं कि जिसके बाद वहाँ पे डीएनए बनता है और धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी वहाँ पे हड्डियां लाता है, जिसके बाद वहाँ पे नसें और वेन्स लाता है और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के ऊपर मसल्स भी आ जाती हैं और वो दोबारा रीजनरेट करने लगता है। जिसको देख के ये तीनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब ये क्या चीज है, क्या वो हवा के अंदर भी रीजनरेट हो सकता है। और मुझे कोलोसल टाइटन की याद आ गई। वहीं पे जो भी लोग ज़ॉम्बी को रीजनरेट करता हुआ देखते हैं वो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये चीज क्या है, क्या वो सच में एक इंसान भी है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी अपनी फोर्थ फॉर्म के अंदर आ चुका था और ज़ॉम्बी के पास टोटल शायद 6 फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे 6 सिविलाइजेशन है। तो ऐसा लगता है कि हर एक सिविलाइजेशन के लिए ज़ॉम्बी के पास एक अलग फॉर्म है। वहीं पे ज़ॉम्बी जैसे जैसे रीजनरेट हो रहा था तो इंसान आगे से कहते हैं कि ये हमें देखा देखा सा क्यों लग रहा है। वहीं पे इन दोनों तो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये साला पूरी तरीके से गायब होने के बावजूद रीजनरेट कैसे कर सकता है। वहीं पे जब ज़ॉम्बी का चेहरा पूरी तरीके से नहीं लेकिन आधा आ जाता है तो उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी वही इंसान है जिसको उन लोगों ने एशियंट ह्यूमन की वीडियो के अंदर देखा था। अब वो सभी लोग आगे से डरते हुए कहते हैं कि इसने तो पहले ही हमारी पहले वाली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब हमारी दोनों साइड्स पे मॉन्स्टर हैं, कौन हमें बचाएगा कौन हमें मारेगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वहीं पे ज़ॉम्बी की पैंट भी दोबारा रीजनरेट कर जाती है। वहीं पे वॉयलेट लैंकी से कहती है कि ज़ॉम्बी की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है, हम लोग आगे क्या करेंगे। लेकिन लैंकी उससे कहती है कि हमें प्रोफेसर फे को पकड़ना पड़ेगा। अब ये लोग प्रोफेसर फे कह रहे हैं, उसी ने शायद से इस मैकेनिकल चीज को बनाया होगा, ये उसी की क्रिएशन होगी। अब इसके बाद ज़ॉम्बी जैसे ही पूरी तरीके से रीजनरेट होता है तो वो डायरेक्ट मैकेनिकल ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ता है और उसके पेट के ऊपर इतनी जोर से घूंसा मारता है कि वहां पे एक तगड़ा ब्लास्ट होता है और मैकेनिकल ज़ॉम्बी उड़ते हुए स्पेस के अंदर चला जाता है। वह मैकेनिकल ज़ॉम्बी को जैसे ही इतनी जोर की पड़ती है तो वो मून्स को साइड में छूता हुआ मंगल ग्रह के अंदर घुसता है और मंगल ग्रह को बीच से तोड़ता हुआ उसके पार्ट निकल जाता है और सीधा जाके सैटर्न से टकराता है और बीच में शायद से सैटर्न का चांद भी था जिसको उसने छेद कर दिया है। और मैकेनिकल ज़ॉम्बी जैसे ही सैटर्न से टकराता है तो सैटर्न के ऊपर एक तगड़ा धमाका होता है और वो लोग आसमान के इधर इतने बड़े धमाके को देख के आगे से चिल्लाने लगे थे। वेपिनियाई आगे से कहती है माँ कसम क्या ये उसकी बायोलॉजिकल फॉर्म है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैटर्न से मार्स के अंदर एक बड़ा होल हो गया था जिससे पूरी पृथ्वी आराम से दिखाई दे रही थी। अब इसके बाद ज़ॉम्बी पृथ्वी से जंप करता है और उड़ते हुए मार्स के ऊपर चला जाता है जहाँ पे वो सीधा जाके मैकेनिकल ज़ॉम्बी के ऊपर एक जोरदार हिट मारता है और उसका पंच खाने के बाद जिसके बाद मैकेनिकल ज़ॉम्बी फिर से एक दूसरे ग्रह के ऊपर जा गिरता है। अब ये वाला नाम नहीं याद है लेकिन ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, बस इतना पता है। वेपिनियाई बटरफ्लाई से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और जब वो मैकेनिकल ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ रहा था तो मैकेनिकल ज़ॉम्बी वहाँ से भागने लगता है पीछे की साइड से, तो ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है सामने की साइड से और वो जैसे ही मैकेनिकल ज़ॉम्बी को पकड़ने वाला था तो मैकेनिकल ज़ॉम्बी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट नियाई के पास आके रुकता है और पलक झपकते ही वहाँ पे ज़ॉम्बी भी आ जाता है जिसको देख के नियाई के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि फैमिली को मारा था ना, लेकिन ज़ॉम्बी शायद भूल चुका होगा। अब उसके बाद मैकेनिकल ज़ॉम्बी पता नहीं वहाँ पे कुछ तो करता है लेकिन जितने भी जनरल उसने अभी तक मारे थे वो उन सभी बॉडी के ऊपर कब्जा करता है और उनकी बॉडी के ऊपर कुछ तो रेड रेड सा आ जाता है जिसके बाद वो रिवाइव होने लगते हैं। ये दोबारा जिंदा तो हो जाते हैं लेकिन मुर्दों की तरह जिंदा हुए थे। वहीं पे नियाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा भी हो रहे हैं। वहीं पे एक बंदा आगे से कहता है कि वो सभी डेड ग्रेट जनरल्स हैं जो कि रिवाइव हो गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो सभी अनडेड रोबोट आर्मी के अंदर बदल गए हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी भी अपना हाथ दाहिनी तरफ बढ़ाता है जिसके बाद वो जो भी सिटी डिस्ट्रॉय हुई थी वहाँ पे कई सारे सेल्स को भेजता है। तो हम लोग देखते हैं जो भी लोग वहाँ पे मारे गए थे वो सभी जिंदगी में वापस आने लगते हैं, यानी कि वो भी रिवाइव होने लगते हैं। लेकिन ये सभी रिवाइव हुए थे तो ज़ॉम्बी की तरह रिवाइव हुए थे और ज़ॉम्बी मतलब लोगों को रिवाइव करके उन्हें ज़ॉम्बी भी बना सकता है। वहीं पे इंसान जैसे ही इस चीज को देखते हैं तो
वो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये लोग तो ज़ॉम्बी के अंदर बदल गए। ये देख के इंसानों में से एक बंदा कहता है कि मेरी ग्रेट आंट्स और ग्रैंडपा वो सभी ज़ॉम्बी के अंदर बदल चुके हैं, क्या क्या देखना पड़ रहा है। वहीं पे हम लोग वायलेट और लैनगी को देखते हैं और वो लोग पीछे मुड़ के ज़ॉम्बी को देखती हैं। तो ज़ॉम्बी अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करता है, तो जो भी ज़ॉम्बी उसने अभी तक बनाए थे वो उन सभी के ऊपर होलो मास्क ले आता है, जिसको देख के ये दोनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि इन्हें होलो मास्क मिल गया, हमारा तो डिस्ट्रॉय हो गया। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे लैनगी आगे से कहती है कि ये पावर तो बिल्कुल हमारी की तरह है, जैसे कि सेकंड फॉर्म। अब इसके बाद ज़ॉम्बी सामने की तरफ इशारा करता है, तो वो सभी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और जो अनडेड रोबोट आर्मी थी ज़ॉम्बी के ज़ॉम्बीज उनको बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतनी तरीकों से मारते हैं कि पूछो नहीं। कोई सर फोड़ देता है, तो कोई बीच से अलग कर देता है, कोई दिल चुरा लेता है, तो कोई दफना ही देता है। मैकेनिकल ज़ॉम्बी को समझ में आ जाता है कि हम टाइम वेस्ट करना बर्बाद है। इसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है, तो ज़ॉम्बी भी सामने से एक पंच मारता है, जिससे वहां पे एक और तगड़ा धमाका होता है और सिटी हिलने लगती है। लैनगी आगे से कहती है कि शॉकवेव्स हर तरीके से हर जगह पे पहुंचे जा रही हैं। अगर वो लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे तो ये पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये प्लेनेट उन दोनों जैसे मॉन्स्टर्स के लिए जिंदा रहने के लिए जगह नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस आइलैंड पे पहुंचना पड़ेगा। वहीं पे ये लोग आगे से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मार दो उसे, मार दो उसे। वहीं पे उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि सालो ह्यूमन आर्मी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है, ये चाहते हो कि हम लोग दोबारा पकड़े जाएं। जिस पे एशियन पर्सन पीछे मुड़ के देखता है, तो फिर उसे कहता है कि जल्दी भागो यहाँ से। इसके बाद वो लोग उनके पास जितना भी डेटा था उसे जला देते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अब इसके बाद वो लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठते हैं और फिर उसे कहता है कि भागो यहाँ से। लेकिन वो बेचारा उड़ाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो लोग भाग नहीं पा रहे थे क्योंकि लैनगी ने हेलीकॉप्टर पकड़ लिया था। वहीं पे ये तीनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग तो अभी फ्रंट लाइन के ऊपर थे, अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। लेकिन लैनगी उनके प्लेन को साइड में फेंक देती है, जिससे वो विस्फोट कर जाता है। जिसके बाद वो लोग इन तीनों को पकड़ लेते हैं। वहीं पे वायलेट एशियन पर्सन को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम एशियन ह्यूमन हो ना, मैं सोच रहे थे कि तुम कमाल की दिखोगे क्योंकि मैंने तुम्हें रोबोट के अंदर देखा था, लेकिन तुम तो एक बुड्ढू निकल गए, वो भी टकले, और ये सारा बवाल तुम्हारी वजह से हो रहा है। जल्दी से हमें बताओ कि हम लोग उसे कैसे रोके। जिस पे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वायलेट उसे कहती है कि मैंने पूछा कि उसे कैसे रोका जाएगा। जिस पे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि हमें वो भी अंदाजा नहीं है कि उसे कैसे रोका जाएगा, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन वायलेट काफी ज्यादा वायलेंट होती जा रही थी और वो मारने काटने पे उतर आई थी। लेकिन लैनगी उसे कहती है कि उसे नीचे रख दो, हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। जिसके बाद लैनगी आगे बढ़ती है और वो एशियन पर्सन के ऊपर एक कट मारती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी की तरह ही एशियन पर्सन को कंट्रोल कर पाती है और उसे पूछती है। वहीं पे वायलेट लैनगी से पूछती है कि तुम ये करना जानती हो। इसके लैनगी उसे कहती है कि तुम भी ये कर सकती हो, हालांकि असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अब इसके बाद लैनगी एशियन पर्सन से पूछती है कि हमें बताओ कि उसे कैसे रोका जाएगा। जिसपे एशियन पर्सन आगे से बताता है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर नैनो मशीन टर्मिनेटर है, अगर तुम उसके बटन को दबा दोगे तो नैनो टर्मिनेटर्स के अंदर जो भी जिन ज़ॉम्बी के होंगे वो सभी शट डाउन हो जाएंगे। बिना नेटो मटेरियल्स के उसकी बॉडी कभी चल ही नहीं पाएगी और मैकेनिकल ज़ॉम्बी बहुत जल्द ही गायब हो जाएगा। अब इसके बाद जब एशियन पर्सन को होश आता है, तब तक वायलेट ने वो बटन बाहर निकाल लिया था और कहती है कि तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। एशियन पर्सन आगे से चिल्लाने लगता है, तो लैनगी उसे घूरते हुए कहती है कि चुप हो जाने, घुटना तोड़ दूंगी तुम्हारा, बुढ़ापे में लाठी लेके चलोगे, कैसा लगेगा। अब इसके बाद वायलेट उस बटन को दबाना शुरू करती है। वहीं पे हम लोग नैनो मशीन मैकेनिकल ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी को देखते हैं। मैकेनिकल ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली होगे। वहीं पे वायलेट जैसे ही बटन को दबाती है तो मैकेनिकल ज़ॉम्बी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस उसे इतना महसूस होता है कि कोई उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोचता है कि यही वो फीलिंग है जब कोई और तुम्हें इतना ज्यादा डरा दे। अब मुझे ये समझ में आ रही है। वहीं पे वायलेट आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। जिसपे एशियन पर्सन आगे से कहता है कि ऐसा नामुमकिन है, बिना सपोर्ट के उसकी बॉडी जिन को कंटेन ही नहीं कर पाएगी और वो जिंदा कैसे रह पाएगा। इसके बाद एशियन पर्सन खुद ही आगे बढ़ता है और बटन को दबाते हुए कहता है कि ये काम कैसे नहीं कर रहा है। वहीं पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि शायद से बाहर वाले लोग हमें देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल ज़ॉम्बी का जो नैनो मटेरियल्स थे वो भाई अलग से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर पता नहीं कुछ तो होता है, बताया तो जा नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। वायलेट एशियन पर्सन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि वो गायब हो जाएगा जैसे ही नैनो मशीन जो ज़ॉम्बी की जीन्स को कंटेन कर रही है वो गायब हो जाएंगी। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी के जीन को देखते हैं जो कि मैकेनिकल ज़ॉम्बी वाला था और वो दोबारा वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और जब वो सभी लोग मैकेनिकल ज़ॉम्बी की तरफ देखते हैं तो मैकेनिकल ज़ॉम्बी अब वहाँ पे इंसानों की तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर आ चुका था। और वो वायलेट और एशियन पर्सन से कहता है कि मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, तुम्हारी बटन काम नहीं करेगी और ये मैकेनिकल ज़ॉम्बी की 5th फॉर्म है। वहीं पे ये लोग मैकेनिकल ज़ॉम्बी की 5th फॉर्म को देख के और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और आगे से चिल्लाने लगते हैं। और मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि बिना उन नैनो मशीन्स के भी मैं परफेक्टली फाइन हूँ और आराम से जी सकता हूँ। जिससे ये लोगों का बड़ा सा मुंह खुल जाता है और आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं लेकिन कैसे। निया
एआई आगे से कांपते हुए कहती है कि ये किस तरीके का मॉन्स्टर है जिसका सामना हमारे एंसेस्टर्स ने किया था। एक ऐसी ताकत जो कि इंसानों के समझ के परे है, जो कि दुनिया के लोगों को इधर के उधर पलट सकता है। वहीं पे वायलेट आगे से कहती है कि ये ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अब इसके बाद मैकेनिकल ज़ॉम्बी असली वाले ज़ॉम्बी से कहता है कि मिस्टर ओरिजिनल, मुझे बताओ तुम भी ये सब कुछ ट्राई करना चाहते थे ना जो मैंने किया है। ये सुन के इन दोनों की बोलती बंद हो जाती है और इनका बड़ा सा मुंह खुल जाता है। हालांकि ज़ॉम्बी आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। वहीं पे ये लोग आगे से कहते हैं कि हम लोग इस बीच लड़ाई में क्या कर रहे हैं, भगवान हमें कोई तो बचा लो। अब इसके बाद ज़ॉम्बी वाले जितने भी ज़ॉम्बी थे वो सभी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैकेनिकल ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से स्पेस की पावर को इस्तेमाल करते हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और इन्हें डीजनरेट करके आइटम्स के अंदर बदल देता है। वहीं पे गाओ आगे से कहता है कि ये तो पक्का हमारे किंग की तरह दिख रहा है। जिसके बाद ब्लैकी ज़ॉम्बी से कहता है कि आप दोनों यहाँ पे ऐसा नहीं लड़ सकते हैं, अगर आप इसी तरीके से लड़ते रहे तो फिर सारे लोग यहीं पे मारे जाएंगे। इस पे ज़ॉम्बी आगे से कुछ फैसला करता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को उठाता है और अपने चेहरे के ऊपर रख लेता है। लैंकी और वायलेट अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब ये क्या करने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी दोबारा अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा था और ये 6 फॉर्म होने वाली थी। अब इसके बाद ज़ॉम्बी जैसे ही अपनी फॉर्म को चेंज करता है तो उसकी स्किन हटने लगती है और उसका जितना भी मांस और मसल्स थी वो सभी दिखने लगती हैं, जिसको देख के लैंकी और वायलेट आगे से चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा अब यहाँ पे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी के ऐसा करने पे वहाँ पे ब्लड का बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है, जिसके अंदर से एक बीम निकलती है जो कि सीधा जाके ज़ॉम्बी के ऊपर गिरती है। और हम लोग देखते हैं कि पूरी पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लड यानी कि खून गिर रहा था और वो पूरा ब्लड पूरी पृथ्वी को पूरा ढक देता है। इतना ही नहीं, हर तरफ खून ही खून फैल चुका था और सारी नदियां खून से लाल हो चुकी थी। यह नहीं, पृथ्वी से खून निकलता है और वो सूरज को भी ढक लेता है। सूरज के बाद जितने भी ग्रह थे उन सभी को भी वो ढक लेता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया लाल कलर के अंदर डाइड हो जाती है। वह मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि ये वाली फॉर्म मैंने आज तक पहले कभी भी नहीं देखी है। और हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी अब मेन कैरेक्टर की तरह लग रहा था। वह पे ये तीनों आगे से कांप रहे थे कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। और हमें ज़ॉम्बी का चेहरा दिखाया जाता है तो ब्रो हैंडसम लग रहा है। वह पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मुझे याद नहीं है कि तुम्हारे पास ये वाली फॉर्म भी है और इस समय यहाँ का माहौल इतना ज्यादा खराब है कि हर तरफ हवा चल रही है, बिजली गिर रही है, इसलिए ये सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये लोग आगे से बस यही दुआ मांग रहे थे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो बस। वह पे ज़ॉम्बी चुपचाप खड़ा था और उसे कुछ भी कहना नहीं आ रहा था। सभी इंसान भी ज़ॉम्बी की ही तरफ देखे जा रहे थे क्योंकि अभी वही यहाँ पे गॉड है। मैकेनिकल ज़ॉम्बी उसे कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करो, अगर तुम मुझे मारने ही वाले हो तो कम से कम तुम मुझे इस बारे में बता ही सकते हो। तो ज़ॉम्बी आगे से उसे बता देता है कि जब उसने मेटल स्किन्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था उसके बाद उसने इस वाली फॉर्म को सीखा था। जिसपे मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि तुम लोग सच में वर्दी हो ओरिजिनल होने के नाते, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी लड़ाई कर सकता हूँ। लेकिन ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। और जब मैकेनिकल ज़ॉम्बी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था तो फिर ज़ॉम्बी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। तो फिर यहाँ पे पता नहीं कौन सी एबिलिटी का इस्तेमाल होता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया श्रिंक होने लगती है। श्रिंक हो के वो इतनी ज्यादा छोटी हो जाती है कि वो ज़ॉम्बी के हाथ के अंदर आ जाती है। वहीं पे जो भी लोग पृथ्वी के अंदर थे वो भी भाई पूरी तरीके से इधर उधर हिलने लगते हैं और उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ज़ॉम्बी उस पूरी पृथ्वी को पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है। जिससे वो सभी लोग आगे से चिल्लाते तो हैं लेकिन एक झटके के अंदर सब कुछ ठीक भी हो जाता है और सभी लोग सही सलामत वापस आ चुके थे और पूरी दुनिया भी नॉर्मल हो चुकी थी। वहीं पे ज़ॉम्बी ने मैकेनिकल ज़ॉम्बी को गले से पकड़ रखा था। वहीं पे वायलेट और लैंकी को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि अभी ज़ॉम्बी ने यहाँ पे किया है। लेकिन ज़ॉम्बी ने मैकेनिकल ज़ॉम्बी की धज्जियां उड़ा दी थी, बस उसका सर ही बचा हुआ था। और मैकेनिकल ज़ॉम्बी की तारीफ करते हुए कहता है कमाल के हो भाई, दिल खुश कर दिया। वहीं पे इन तीनों की हालत देखो, लेकिन भाई इस बंदे के अंदर दम है, इसने अभी भी कैमरा नहीं छोड़ा है। वहीं पे वायलेट आगे से कहती है कि मुझे लगता है कि शायद से उसने पूरे स्पेस को ही कंट्रोल किया था और ऐसा लगता है कि हम लोग मर के दोबारा जिंदा भी हो गए हैं। वहीं पे मैकेनिकल ज़ॉम्बी मरने से पहले ज़ॉम्बी से कहता है कि मैं अभी भी फील कर सकता हूँ वो नफरत जो तुमने अपने दिल की गहराइयों में इंसानों के लिए दबा के रखी है। तुम उससे नफरत करते हो ना इंसानों से। ज़ॉम्बी मैकेनिकल ज़ॉम्बी से कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें कभी अंडर कंट्रोल रखा ही नहीं गया था। जिसमें मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से कहता है बिल्कुल ठीक, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी अच्छी लाइफ जी है, तो फिर तुमने मुझे किसी दूसरे के हवाले क्यों कर दिया। इससे वायलेट और लैंकी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पे क्या बात चल रही है। मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी आराम से ठीक था और तुम्हारी बॉडी के अंदर ही जिंदा था, मैं तुमसे कभी अलग ही नहीं हुआ था, लेकिन तुमने मुझे डुआन जैसे एक इंसान के हवाले कर दिया और मुझे पक्का यकीन है कि तुमने सोचा होगा कि आज जो कुछ भी हुआ है ऐसा कुछ आगे हो सकता है। तुम्हारी परमिशन के साथ ही मैंने दूसरे इंसानों को जो कि कमजोर थे उन्हें अनइमेजिनेबल पावर देने का फैसला किया। शुरुआत से लेके वायलेट फिर लैंकी, इनमें से कोई भी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर ही
ही नहीं सकता था, क्योंकि तुम्हें उन इंसानों के नेचर के बारे में काफी अच्छे से पता है कि वो पावर के लिए कई सी भी खूनी लड़ाई लड़ सकते हैं सिर्फ पावर की चाहत में। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी परमिशन के बिना कोई भी मुझे कंट्रोल कर सकता है? इसीलिए तो वो टर्मिनेटर काम नहीं किया। मैं बस तुम्हारी बॉडी का एक छोटा सा जेनेटिक का हिस्सा हूँ, और मुझे जैसे ही आजादी मिली तो फिर मैंने सबसे पहली चीज वही की जो मुझे अपने रोल के अंदर पूरा करना था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? जरा इस बर्बाद हुए दुनिया की तरफ देखो, अच्छे से सोचो, कौन इस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है? हमेशा से तुम थे। तुम्हें इस पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, तभी तुमने मुझे परमिशन दी इधर उधर जाने की। तुम्हारी परमिशन के बिना कोई भी तुम्हारे जीन को कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, चाहे वो डुवान हो, वायलेट हो, लैन की हो, चाहे वो खराब प्रोफेसर ही क्यों ना हो। तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी जीन काम ही नहीं करेगा। सच्ची बात तो ये है कि तुम अभी भी अपने दिल के अंदर इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हो। तो बस मैं अपने काम को पूरा कर रहा था जो मुझे मिला था। अब इससे लैन की और डुवान काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे एक बंदा आगे से कहता है कि मम्मी, क्या ये अपने खुद के जीन से बात कर रहा है? अब ज़ॉम्बी मैकेनिकल ज़ॉम्बी से कहता है, क्या तुम्हारा काम खत्म हुआ? मैकेनिकल ज़ॉम्बी कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे कई सारे लोगों को पहले ही मार दिया है। इनफैक्ट मैंने आधी से ज्यादा इंसानियत को पहले ही मिटा दिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब इस दुनिया को बचाने के बाद तुम्हें सच में गुडविल मिलेगी? वो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे तो वो तुमसे डरेंगे, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। तो फिर तुम ये पूरी दुनिया एक बार में खत्म क्यों नहीं कर देते हो? दोबारा एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी आगे से मना कर देता है। तो मैकेनिकल ज़ॉम्बी उसे पूछता है, तो फिर तुम क्या करोगे? जो लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, क्या तुम उन्हें दोबारा ज़ॉम्बी की तरह जिंदा करोगे? लेकिन ज़ॉम्बी आगे से सीरियस होकर कहता है कि नहीं, मैं उन्हें दोबारा जिंदगी में वापस लेके आऊंगा। इसे मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से हैरान होता है कि ये कौन सी बात कर रहा है। अब ज़ॉम्बी आगे जो करने वाला है, मैं उसके लिए ज़ॉम्बी को गॉड का टाइटल लिख के देता हूँ। ज़ॉम्बी अपने सीने को चीरता है और अपने सीने से अपने दिल को बाहर निकाल लेता है, जिसको देख के ये लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि दिल को बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद ज़ॉम्बी अपने दिल के अंदर एनर्जी इकट्ठा करता है और ऊपर उठा के अपने हाथ से ही अपने दिल को मसल देता है। लेकिन जो एनर्जी उसके दिल के अंदर इकट्ठा हुई थी, वो अभी तक जितनी भी सिटीज डिस्ट्रॉय हुई थी और जितने भी लोग मारे गए थे, वो एनर्जी उन इंसानों के अंदर बदल जाती है और वो सभी दोबारा जिंदा होने लगते हैं। ज़ॉम्बी ने जिस टिकटॉकर लड़की को मार दिया था, वो भी दोबारा रिजनरेट होती है। सबसे पहले स्केलेटन आता है, जिसके बाद मसल्स आते हैं, स्किन आती है, इसके बाद फेस के ऊपर की स्किन आती है और कपड़े भी वापस आ जाते हैं। जिसको देख के ये चारों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो गॉड बन चुका है। इतने सारे लोगों को मारने के बाद दोबारा उन्हें जिंदा करना, ये साइंस के परे है। अब इसके बाद ग्रेट जनरल्स, बटरफ्लाई, टाइसन और सिटी के जितने भी लोग थे, वो सभी दोबारा रिवाइव हो जाते हैं। एशियन पर्सन आगे से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्या ऐसा होना सच में मुमकिन भी है? अब इसके बाद ज़ॉम्बी मैकेनिकल ज़ॉम्बी से कहता है कि कुछ आगे कहना है। तो मैकेनिकल ज़ॉम्बी आगे से हार मान लेता है और कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वहीं पे ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोचता है कि अब तुम आराम से इंतजार कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। मुझे लगता है कि ये जो मैकेनिकल ज़ॉम्बी था, जो कि ज़ॉम्बी का ही जीन है, ये ज़ॉम्बी की इच्छा थी इंसानों को डिस्ट्रॉय करने की, और ज़ॉम्बी ने शायद इसीलिए परमिशन दी होगी, क्योंकि वो देखना चाहेगा कि कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन वो सब मचा सकता है। लेकिन जब बात उसकी खुद की सिटी की आई, तब ज़ॉम्बी सामने आ गया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि अगर ज़ॉम्बी को दुनिया डिस्ट्रॉय करनी हो तो उसे किसी जीन की जरूरत है, भाई अकेला ही काफी है। अब इसके बाद वहाँ पे हेड और गैंग आ जाते हैं, जो कि उन दोनों से पूछते हैं क्या तुमने प्रोफेसर फे को पकड़ लिया? इस पे वायलेट उसे कहती है कि इन दोनों के ऊपर नजर रखो, मुझे अभी के अभी फ्रंट लाइन पे जाना पड़ेगा। इसके बाद लैन की और वायलेट तुरंत भागते हुए ज़ॉम्बी के पास जाने लगती हैं। अब इसके बाद हमें एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि जिस वेपन को डॉक्टर फे ने ज़ॉम्बी से निपटने के लिए बनाया था एशियंट पर्सन के साथ मिला के, वो ज़ॉम्बी का एक क्लोन था, जो कि इस बात को दिखा रहा था कि ज़ॉम्बी अभी भी इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। जो भी कुछ उसके क्लोन ने कहा वो बिल्कुल बात सत्य थी। जो खुद इंसानियत को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो आखिर में ज़ॉम्बी ही है। लेकिन कभी न खत्म होने वाले अकेलेपन को और ज्यादा न सहने के लिए ज़ॉम्बी ने एक अननोन सिक्स्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया, ताकि वो दुनिया के ऊपर रह रहे लोगों को बचा सके। और उसने अपने हाथों से ही अपने ही दिल को क्रश कर दिया, जिसके अंदर नफरत भरी हुई थी। और जैसे ही उसकी क्लोन की बॉडी, जो कि उसकी जीन से बनी थी, गायब हो गई, वैसे ही उसने अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लिया। अब इसके बाद अगला सीन 2 घंटे बाद का होता है, और जब वायलेट और लैन की वहाँ पे पहुंचती हैं, तब तक ज़ॉम्बी नॉर्मल ज़ॉम्बी के अंदर बदल चुका था, जो कि हिल नहीं रहा था। वायलेट लैन की से कहती है कि लास्ट पार्ट सबसे ज्यादा डरावना था, कहीं ये मर तो नहीं गया है। लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी हिलता है तो वो दोनों डर जाती हैं। इसके बाद वायलेट ज़ॉम्बी से पूछती है क्या तुम ठीक हो? लैन की आगे से कहती है कि इसने अपने दिल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, कहीं बिना दिल के ये नॉर्मल ज़ॉम्बी में तो नहीं बदल गया। लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी नॉर्मल होकर कहता है ना रे, अपने पास तो दोबारा उगाता है। जिसपे इन दोनों की शकल देखो, पूरी तरीके से निराश हो गई है। लैन की आगे से कहती है कि मैं इसका घुटना तोड़ना चाहती हूँ। वायलेट उससे कहती है कि मना कर दो, नहीं कर पाओगी। इसके बाद वो दोनों ज़ॉम्बी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि अगर तुम्हें ये लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी तो फिर तुम जल्दी खत्म कर सकते थे। अब बताओ कि हमारे प्रेसिडेंट तुम्हें कैसे बचाएंगे? ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मैं तो इस बात को भूल ही गया था। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी अपने हाथ को अंदर देखता है तो फिर उसके पास नैनो मशीन थे,
ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये मुझे पसंद करते हैं। भाई वो इंसान या फिर फीलिंग कोई जानवर नहीं है, वो नैनो मशीन है, पार्टिकल्स हैं। लेकिन ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि चलो मैं इन्हें रखे रखता हूँ, शायद फ्यूचर में मुझे इमरजेंसी के दौरान इनकी जरूरत पड़ जाए। जिस पे इन दोनों की शकल साफ बता रही है कि साले तुझे उनकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। कह रहा अब इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है या फिर हफ्तों के बाद का, जहाँ पे पूरा बवाल खत्म होने के बाद दोबारा शांति आ चुकी थी। लेकिन ज़ॉम्बी की आइडेंटिटी अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी थी। इसलिए अब ये देखना बाकी था कि इंसानियत ज़ॉम्बी को कैसे ट्रीट करने वाली है। वहीं पे हम लोग कुछ ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि वर्मिट को पकड़ते हैं और उसे दोबारा लटका देते हैं। वर्मिट आगे से रोते हुए कहता है बड़वो अब तो जाने दो, 122 चैप्टर पे आ चुके हैं, कब तक लटका के रखोगे। अब इसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसके पास वायलेट और लैंकी आती हैं, जो कि उनसे पूछती हैं कि हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। वहीं पे प्रेसिडेंट उन दोनों से पूछते हैं कि ज़ॉम्बी अभी कहाँ पे है। वायलेट आगे से बताती है कि पता नहीं, उस बवाल के बाद पता नहीं वो कहाँ पे चला गया है और अभी तक वो वापस नहीं आया है। जिस पे प्रेसिडेंट आगे से कहते हैं कि जैसे चीजें बढ़ती जा रही हैं, उसके साथ अगर ज़ॉम्बी जल्दी वापस नहीं आता है तो चीजें और ज्यादा खतरनाक होती जाएंगी। शायद सोसाइटी 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। वहीं पे हम इन तीनों नमूनों को देखते हैं जिन्हें पकड़ के जेल में डाला गया था। उसी टाइम पे डबल बैटरी प्रोफेसर फिर से कहता है कि जरा आप उस तरफ देखिए। इस पे हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत लंबा चौड़ा मोर्चा निकाला जा रहा था, जहाँ पे सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि प्रोफेसर फे इंसानियत के रखवाले हैं, वो तो ह्यूमैनिटी की सेवियर हैं, वो तो इनोसेंट हैं, और वो सभी आगे से चिल्ला रहे थे कि उनको आजाद कर दो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि हीरो बिकम विलन और विलन बन चुका है हीरो। वहीं पे सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि प्रोफेसर फे इंसानियत के कर्ता धर्ता हैं, वो हमारे रखवाले हैं। अब जैसा कि ज़ॉम्बी के जीन ने बोला था, भले ही ज़ॉम्बी पूरी दुनिया को बचा ले, लेकिन इसके बावजूद इंसान उससे खुश नहीं रहेंगे, बल्कि उससे बहुत ज्यादा डरेंगे। पूरी दुनिया उसे डर के मारे कांपेगी। कई सारे लोग उसे नफरत करेंगे, गुस्सा रहेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी आवाज उठा सके। बेशक यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि उसकी ताकत की पूजा करते हैं और उन्हें यकीन हो चुका है कि ज़ॉम्बी ही इंसानियत का अनलिमिटेड एवोल्यूशन है। लोग उसकी पूजा करते हुए कहते हैं कि यही है हमारा भगवान, यही ले जाएगा हमें अपरंपार। इनोसेंट लोग विलन की पूजा कर रहे हैं और वहीं पे क्रिमिनल हीरो की पूजा कर रहे हैं, और ऐसी असंगत यानी दो तरफा सिचुएशन पूरी दुनिया को केओस में लेके जाएगी। इसी पे जब पूरी दुनिया पॉपकॉर्न की तरह इधर उधर उछल उछल रही थी, वहीं पे हमारा ज़ॉम्बी आराम से गेम खेल के मजे लूट रहा था। अब इसके बाद ब्लैकी वहाँ पे आता है, जो कि ज़ॉम्बी से कहता है कि साला इन इंसानों के साथ ही कुछ गड़बड़ हो चुकी है। हालांकि ज़ॉम्बी उसकी बात को नहीं सुनता है और उससे कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी से मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि सौ और आगू ही आए थे, जो कि मस्त आराम से चाय पी रहे थे। और जब ज़ॉम्बी उनके पास आता है और कहता है कि तुम में से कौन लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, और वो दोनों जैसे ही ज़ॉम्बी को देखते हैं तो ज़ॉम्बी उनकी तरफ देखता है और पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। इस पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद ज़ॉम्बी के सामने घुटने टेक के आगे से कहते हैं कि हम लोगों की मुलाकात हमारे राजा से हो चुकी है, हम लोग यहाँ पे आपसे ब्लेसिंग लेने के लिए आए हैं, यानी कि ज़ॉम्बी के जीन को। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसी के साथ ही सेकंड सीजन भी एंड हो जाता है। और सॉरी गाइस, अभी तक 4th सीजन की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि सीरीज यहीं पे एंड होती है। अब मुझे आगे के चैप्टर्स का इंतजार है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ज़ॉम्बी अब किसके साथ भिड़ने वाला है। हाँ, तो मैं 2 दिनों बाद एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कि वो कलरफुल जरूर है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि वो सीरीज काफी ज्यादा एक्शन वाली है और चीर फाड़ उसमें कुछ ज्यादा ही है। तो ऑथर ने सोचा ब्लैक एंड व्हाइट ही कर देते हैं, सेंसर कम लगेंगे।